नेक्स्ट बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 में इनको मेंशन किया गया है और हमारी हर ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए इन्हें तैयार किया गया है, जिसे नाम दिया जाता है बिल ऑफ राइट्स। क्लियर हुआ? नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों दिए गए हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। बट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड अस फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितने तरीके के फंडामेंटल राइट्स हमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करवाए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम ऑन द राइट टू इक्वालिटी। जस्ट बिफोर 5 मिनट्स मैंने आपको बताया था, हर इंसान को, हर सिटीजन को ये राइट है कि उसके साथ एट द बेसिस ऑफ कलर, एट द बेसिस ऑफ कास्ट, एट द बेसिस ऑफ लैंग्वेज कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एवरी पर्सन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। कानून की नज़र में हर बंदा समान है। ऐसा नहीं है कि पैसे वाला कोई व्यक्ति है तो अरेस्टिंग नहीं होना चाहिए, उसके नाम का वारंट नहीं निकलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे बंदा लोअर कास्ट का है या हाई कास्ट का है, एजुकेटेड है या इलिटरेट है, रिच है या पुअर है, एवरी पर्सन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी अगर ये हमारे पास ना हो तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, हम एक इक्वल लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाएंगे सोसाइटी। ठीक है, सेकंड आता है हमारा राइट टू फ्रीडम। मुझे अपनी आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का राइट है, मुझे ऑल ओवर कंट्री कहीं भी जाने का राइट है, मुझे स्पीच देने का राइट है, मुझे वोट देने का राइट है। ठीक है, इन सारी चीज़ों की मेरे पास फ्रीडम है। मैं जिसे चाहूँ उसे वोट दूँ, देश में ऑल ओवर कंट्री जहाँ जाना चाहूँ वहाँ चाहूँ, अपना जैसा ग्रुप बनाना चाहूँ वो बनाऊँ। दैट्स ऑल टाइप ऑफ फ्रीडम एवरी पर्सन है। हर तरीके की स्वतंत्रता, हर तरीके की लिबर्टी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एज अ फंडामेंटल राइट दी हुई है। नाउ वी कम ऑन द थर्ड फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। हर बंदे को, हर सिटीजन को ये राइट है कि वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रिलीजन को अडॉप्ट और लीव कर सकता है। मैंने हिंदू रिलीजन में बर्थ लिया, लेकिन मान लीजिए आगे चल के आई एम इंटरेस्टेड इन अदर रिलीजन, देन विदाउट एनी हेजिटेशन या विदाउट एनी प्रेशर आई कैन ज्वाइन टू अदर रिलीजन बिकॉज इज माई फंडामेंटल राइट। फोर्थ हमारा आता है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कई बार आपने देखा होगा हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है। ठीक है, ह्यूमन बॉडीज को सेल कर दिया जाता है, कम उम्र में बच्चों की शादियां कर दी जाती हैं। तो हमारे पास ये फंडामेंटल राइट है कि हम, अगर हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो हम उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हैं। किसी भी बेस पर अगर मेरा एक्सप्लॉयटेशन होता है, मेरा शोषण होता है, तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट में FIR कर सकती हूँ, वहाँ जाके अपनी वॉइस रेस कर सकती हूँ कि मेरे साथ इस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ द फिफ्थ फंडामेंटल राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन। कभी कभी जब हम अपने रीति रिवाज, अपने त्योहारों की तरफ, अपने फेस्टिवल्स की तरफ देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि पहले ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होता। पहले लोग पानी के रंग डाल डाल के एक दूसरे से खेलते थे, एक दूसरे से होली पे गले मिलते थे, अब ऐसा नहीं होता। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फेस्टिवल, आपकी कल्चर या आपकी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज है दैट इज वेरी यूजफुल फॉर यू, देन यू कैन कंसर्व इट। आपको एजुकेशन गेन करने के लिए वॉइस को रेज करने का पूरा राइट है। गवर्नमेंट की तरफ से भी जो प्री एजुकेशन होती है, जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, वो हर बच्चे के लिए कंपलसरी कर दी गई है। ठीक है, अब हमारा ये
5 राइट हमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड कर, लेकिन इंडिया है, जनता जनार्दन है, ब्रेन में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो क्या क्वेश्चन आया, मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये हमें 5 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाए हैं, लेकिन इस चीज़ की क्या गारंटी है कि अगर ये फुलफिल नहीं किए गए तो कोई हमारी सुनेगा? आपने ये 5 तो दे दिए, लेकिन ये फुलफिल नहीं होते, ये हमें दिए ही नहीं गए, या दिए गए हैं तो कोई हमें यूज़ नहीं करने देता। तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि ये हम प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं? दैट्स वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर कोई हमसे हमारे 5 फंडामेंटल राइट्स को छीनने की कोशिश करता है, डिसॉल्व करने की कोशिश करता है, then in this condition, according to the right to constitutional remedies, we can go to directly Supreme Court. That's why this is the most important rights for every citizen. ठीक है बेटा, इसके बाद में बहुत सारी छोटे छोटे टॉपिक्स आपके चैप्टर में ऐसे आते हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपका आ जाता है पेज नंबर 35 पर प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है निवारक नज़रबंदी। अब इसका मतलब क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है? कई बार पुलिस डिपार्टमेंट को किसी पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन पर ये डाउट होता है कि वो कोई इलीगल एक्टिविटी करने वाला है, जो गैर कानूनी है, ऐसी एक्टिविटी करने वाला है। तो इस डाउट के बेस पर पुलिस डिपार्टमेंट उस पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को अरेस्ट कर सकता है और मैक्सिमम 3 महीने तक उसे जेल में रखा जा सकता है। तो आई थिंक प्रिवेंटिव डिटेंशन आपका क्लियर हुआ बेटा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका, इसी चैप्टर में जब हम आगे चलते हैं तो पेज नंबर 41 पर हमें सबसे पहले जो टॉपिक मिल जाता है दैट इज हीबियस कॉर्पस। अब हीबियस कॉर्पस होता क्या है बेटा? आपको पता है कि जब भी किसी क्रिमिनल को अरेस्ट किया जाता है तो उसके पास ये राइट्स है कि उसे अपने क्राइम के बारे में कहने का मौका दिया जाए और 24 आवर्स के अंदर अंदर किसी कोर्ट में उसकी पेशी करवा दी जाए। ठीक है, अगर ऐसा लगता है कोर्ट में कि उस बंदे को किसी गलत क्राइम के लिए अरेस्ट कर लिया गया है तो ऐसे में जो कोर्ट होता है वो उसे लीव करने की परमिशन दे देता है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका मैंडमस, जिसे हिंदी में कहते हैं हम परम आदेश। इसके अकॉर्डिंग जब भी किसी कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई भी ऑफिसर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का यूज नहीं कर रहा है, जो काम उसे दिया गया है वो काम वो नहीं कर रहा है, तो इस ऑर्डर के जरिए वो कोर्ट उस पर्टिकुलर ऑफिसर को अपना काम प्रॉपर वे में करने के लिए कह सकता है। ठीक है, इसके बाद में आपका नेक्स्ट आ जाता है प्रोहिबिशन। इसे हिंदी में कहा जाता है निषेध आदेश। इसमें क्या करते हैं बेटा, अगर मान लीजिए कोई लोअर कोर्ट अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है या अपने क्राइटेरिया से बाहर जाने की कोशिश करता है, तो जो उससे अपर कोर्ट है वो उसे ये ऑर्डर पेश करती है कि वो अपनी पावर से अपने क्राइटेरिया से बाहर ना जाए। इससे रिलेटेड जो होता है एक और होता है बेटा, जिसे हम नाम दे देते हैं क्लॉटियोरिज्म। ठीक है, इसे हिंदी में कहा जाता है उत्प्रेषण लिट। ये और आपका जो प्रोहिबिशन है वो लमसम इक्वल होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। अंतर क्या होता है, जो प्रोहिबिशन है उसमें अपर कोर्ट लोअर कोर्ट से ये कहता है, केवल कहता है कि आप अपने पावर का अपने क्राइटेरिया से बाहर जाने की कोशिश ना करें। लेकिन जो सेकंड मैंने आपको बताया, जिसे हम उत्प्रेषण लिस्ट रिट या क्राइटेरिया बोलते हैं, वहाँ अपर कोर्ट लोअर कोर्ट से ये पावर लेकर
किसी और ऑफिसर या कोर्ट को हैंडओवर कर देती है। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट आता है बेटा, दैट इज क्यू वारंट। अब क्यू वारंट क्या होता है? कई बार कुछ ऑफिसर्स ऐसे होते हैं, वो अपनी उस पावर का यूज कर लेते हैं जो उन्हें हैंडओवर की ही नहीं गई है, या उस डेजिग्नेशन पर एस्टेबल हो जाते हैं जिस डेजिग्नेशन पर उनका कोई हक नहीं है। तो ऐसे ऑफिसर्स को उनकी इस इलीगल डेजिग्नेशन से हटाने के लिए कोर्ट एक वारंट जारी करता है, दैट इज कॉल्ड क्यू वारंट। ठीक है बेटा, तो ये था आपका यहाँ तक का पार्ट। इसके बाद इस चैप्टर में हमारा एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है, दैट इज डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बेटा मैंने अपनी जो टीचिंग लाइफ है वहाँ एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है। बच्चों को जिस तरीके से लोकसभा क्लियर हो जाती है, राज्यसभा क्लियर नहीं होती है, विधानसभा स्टेट लेजिस्लेचर क्लियर हो जाती है लेकिन स्टेट काउंसिल क्लियर नहीं होती है, सेम वे फंडामेंटल राइट्स तो क्लियर हो जाते हैं लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्लियर नहीं होते। तो मैं यहाँ एक छोटा सा प्रयास करूँगी आपको वो चीज़ समझाने का। बेटा देखो, जिस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, सेम वे हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब नेशनल एंथम हो रहा है तो हमें स्टेट खड़े होना है। अगर कोई परेशान व्यक्ति हमारे सामने है तो हमें उसकी हेल्प करनी है। ठीक है, हमें अपनी गवर्नमेंट ने हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए जो रूल बनाए हैं हमें उन्हें फॉलो करना है। इस तरीके से हमारी लमसम 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं। सेम वे स्टेट की भी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं। ठीक है, तो स्टेट की जो ड्यूटीज़ होती हैं उनको हम बोल देते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट्स। पब्लिक के लिविंग स्टैंडर्ड को किस तरीके से मेंटेन करना है, किस एरिया में हमें स्कूल ओपन करना है, किस एरिया में हमें इंडस्ट्री लगानी है, कहाँ हमें रोड कंस्ट्रक्ट करवानी है, कहाँ हमें टेम्पल बनवाना है, कहाँ पानी की सुविधा प्रोवाइड करवानी है। मतलब हर वो काम स्टेट की तरफ से होना चाहिए दैट इज यूजफुल फॉर एवरी सिटीजन। जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है पब्लिक की तरफ से, जिसकी लैक की वजह से, जिस चीज़ की कमी की वजह से पब्लिक को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ऐसी डिमांड्स को, ऐसे काम को स्टेट की तरफ से एट द टाइम फुलफिल किया जाना चाहिए। तो इनको हम बोल देते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बेटा आपका चैप्टर यहीं क्लोज होता है एंड आई होप कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया हो।